बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़िया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। नाज़रीन, जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो उनका ये दावा भी है और ये बार बार वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बहुत बेहतर हो रही है। तहम ये दावे अपनी जगह पर, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने ये सारी हकीकत खोल कर रख दी है। अगर आप फिगर्स देखें तो वाकई पाकिस्तानी कौम का दिल भी दहलता है। हुकूमत के जो दावे हैं वो खास तौर पर इस हवाले से थे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो तेजी से आ रही है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें 25% तक कमी है। ये बहुत बड़ी कमी है। रवा 5 माह के अंदर 92 करोड़ 74 लाख डॉलर जो थे ये हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी और इसमें जो कमी आई है 31 करोड़ 50 लाख डॉलर की। कॉरस्पॉन्डिंग ईयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 अरब 24 करोड़ रुपए के जो थे इसकी फॉरेन जो थी इन्वेस्टमेंट थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पता चला है कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसको बढ़ाया जा रहा है और तकरीबन हुकूमत जो है इस माली साल के दौरान अवाम पर जो नया बोझ डाल रही है वो 1400 अरब रुपए का है। यानी जिस तरफ से भी आप देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको दिगरगू नजर आती है, तनज़नी का शिकार है। क्या पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की हुकूमत है, इस अंदाज से चल पाएगी? ये एक अहम सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। एक जो दूसरा अहम इशू है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान के हवाले से बहुत साफ तौर पर बता दिया है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके उस क्लेम को उन्होंने नल एंड वाइड कह दिया है कि जनाब जो ये कह रहे हैं कि जनाब दहशतगर्दी जो है अफगानिस्तान की जो हुकूमत है या अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वहां से पाकिस्तान में नहीं आ रही या दुनिया में सरहद के पार नहीं जा रही, तो ये क्लेम उनका ठीक नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन जो इस वक्त हमारी जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी जो बात सामने आई है वो ये है कि जनाब जो अफगानिस्तान के साथ आपकी और हमारी जो खास तौर पर एक सीज फायर का जो सिचुएशन चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है, यानी अब कोई सीज फायर नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा मौजूद है जिस पर हम बात करेंगे वो है कि जो एक नकाब खींचा है इंडिया के एक वजीर आला ने बिहार के, और उसके बाद पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से भी बयान आया है और नजर आ रहा है कि जिस तरह मुसलमानों के साथ वहां जो सलूक किया जा रहा है डेफिनेटली वो एक कंसर्न है पूरी उम्मत मुसलमान के लिए भी, इंडियन जो मुसलमान है और पाकिस्तान के लिए भी। आज इन्हीं मौजूदात पे बात करते हैं। मेरे साथ पहले जो मेरे गेस्ट हैं इकबाल शाहिद साहब सीनियर तजियाकार हैं, वसीम अख्तर रामे साहब पीटीआई से आपका ताल्लुक है, ओवरसीज जो एक बहुत बड़ा शोबा बना माजी के अंदर इमरान खान साहब के दौर में उसको इन्होंने हेड किया है, और थोड़ी देर में मियां सैफुर रहमान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नवीद चौधरी साहब सीनियर तजियाकार। चौधरी साहब, मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपकी तरफ आऊं और ये जरा मुझे बताएं कि आप भी कौम को ये बताते रहते हैं, मैं सर आपकी जो सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ता हूं उससे ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है इससे पहले आईएमएफ की जो रिपोर्ट्स आई है जिसमें करप्शन है तकरीबन 5,000 से ज्यादा अरब की करप्शन है, फिर आपकी जो जीडीपी है उसके हवाले से जो आई है सारी फिगर्स, वो तो सारी कौम को परेशान करने के लिए। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया। देखिए, जब कोई मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो उसके पैरामीटर्स होते हैं जो सबके लंबे हैं और उसके असरात बहुत कम अरसे में आम आदमी तक आ जाते हैं। यहाँ मामला ऐसे है कि हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि आम आदमी सख्त मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है और मिडिल क्लास जो है वो और पिस रही है। इसमें ये जो भी सूचना बन रही है बाहर से अगर एविडेंसेस आ रही हैं तो ये कोई आसान नहीं है, लोग अपने घरों में भेजते हैं, पढ़ भी जाती हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, मुल्क के अंदर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, क्या मुल्क में चीनी जो है बरामद करके फिर बकाया महंगे दामों डॉलर्स के अंदर वापस मंगाई जा रही है, जिम्मे बढ़ी जा रही है, ये सारा अमल वैसे का वैसे ही हो रहा है। तो अभी तो जो सूरत नजर आ रही है उसमें माशी बेहतरी के इम्कान बहुत माधूम है। कल एक पैगाम दिया, कल या परसों एक एंकर के जरिए साहिब खान के बड़ा करीब है, उसने कहा कि हुकूमत के खर्चात बहुत ज्यादा है, इसे कम करना होगा और फौज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है तो अब हुकूमत जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो मामला सिर्फ हुकूमत में महदूद नहीं है, मामला ये है कि पूरी स्टेट को अपने खर्चात कम करने हो। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, दूसरी जानब सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ग्रेजुएटी पर हमला हो रहा है बड़े खौफनाक तरीके से।
जो मुकम्मल तौर पर गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी अमल। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो जो एक तरीका वादा रखा गया है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ा दो और गवर्नमेंट खजाने में कुछ पैसे आ जाएं ताकि अगले हमारे मुख्तलिफ जो हल्के हैं और इदारे हैं उनकी जारी रह सके। और आपने देखा है कि अब इन्होंने जो सोलर का मामला है, जो लोगों ने अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से सोलर पैनल लगवाए मिडिल क्लास ने, घरों में नहीं बल्कि कारोबारी मराकज में भी, ताकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको एक या तजारती सरगर्मियों को एक मुनासिब सतह पर लाया जा सके, को प्रॉफिट रेशियो बने और कारोबार के मौके जो है बेहतर हो। बिजली धारा बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही थी। अब ये खालिस्तान दूसरी तवानाई को हासिल की जाने वाली सारी बिजली है और इसका फायदा हो रहा था, बजाय इसके कि गवर्नमेंट उनको एडवांटेज देती है और राइट साइजिंग करती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अंदर, चोरी पर काबू पाती, स्टाफ को मैनेज करती, किसी के साथ सारे मामला दूर करती। वो उल्टा वहां भी उन्होंने एक नया कानून वो लागू कर दिया हुआ है उन्होंने कि जो यूनिट एक्सपोर्ट होगा उसकी कीमत क्या होगी, जो इम्पोर्ट होगा उसकी कीमत क्या होगी। अच्छा, वहां से भी वो पैसे चल मुझे ये बताया कि एक तरफ हुकूमत का बयानिया है वो यह है कि पीटीआई के खिलाफ हमें सारा नजर आता है, यानी ऐसा लगता है कि सारी गवर्नमेंट का फोकस उस तरफ है। दूसरी तरफ अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि जनाब पाकिस्तान जो है टेक ऑफ कर चुका है। तो तीसरी तरफ ये जो आपने भी मेरा ख्याल है काफी डिटेल के साथ सारा कुछ बता दिया है। तो इस तरह की सिचुएशन में मुझे ये बताएं कि अगर इकोनॉमी डूब रही है और दूसरी तरफ आपने फोकस किया हुआ है पीटीआई को, तो फिर पाकिस्तान कहां जाएगा? देखिए, पीटीआई को फोकस करना जो है वो रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। इसमें कोई आप मजबूर साफी हैं, आपको इल्म नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान से कैसे गया है, आपको इल्म नहीं है कि सिद्दीक खान इस्लामाबाद में कैसे बैठा हुआ है। जो नया चैनल खुलता है वहां जाके आप देख लें, वो सारे के सारे वही यूट्यूबर जिनको हम जुबान में झूठे कहते हैं उनकी भर्ती होती है, डिजिटल मीडिया हाउसेस में उनकी भर्ती होती है। तो इसमें कोई राज की बात तो है नहीं कि वो लोग जो है वो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। और हुकूमत जो है ज़ाहिर है हुकूमत तो ही नहीं गई, हुकूमत तो इमरान खान के दौर में भी नहीं थी, वो हाइब्रिड निजाम था, हाइब्रिड प्लस हो गए। नहीं तो जो कहा जाता है मेरा इसमें पॉइंट ये है कि क्या ये सरवाइव कर सकेगा हाइब्रिड निजाम? अगर इकोनॉमी और इक्तिसादियात मुल्क की शदीद दबाव में है तो उस सूरत हाल के अंदर आप जो भी कर लें, जो भी रियासत की पॉलिसी, क्या स्टेट इस तरह चल सकती है? मुमकिन ही नहीं है, कतई तौर पर नहीं। मतलब ये पहले तो से जरा जबा साबित होगा। ठीक है कि वो इमरान खान जाते थे होंगे हमारी IMF की किस्त रखवा दो, उनको डिफॉल्ट कर दो, बिजली की कीमत कम कर दो, पेट्रोल की कीमत कर दो। एक ट्रैप था, वो मानना भी उनके गुजरा, वो ट्रैप बिछा कर गए थे प्रदूषण होंगे। लेकिन इन्होंने अगर वो उधार लेकर मुल्क में आर्मी तौर पर नादहंगी को उठाया है, वैसे तो मान का कोई मुल्क नहीं होता, कोई को रास्ता उसका निकल आता है, अवाम ने पिसना होता है। लेकिन मुल्क के अंदर ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना हो बाकी रह गई है। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। पीटीआई देखे ना, पीटीआई को तो उन्होंने रखा हुआ है। मुझे आप बताएं कि DKISP आज दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत थी? इमरान खान की बहन ये कह रही है कि मेरा भाई अंदर बहुत गुस्से में है, उसको समझ कुछ नहीं आ रही। वे सुहेल अफरीदी को लाए थे अहमद शाह मसूद से लेकर, उसके 9 चक्कर लग चुके हैं, उसकी मुलाकात नहीं होती, वो टोटल फारग हो चुका है। सूबे के अंदर उसकी कोई औकात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उसकी कंट्रोल में नहीं है। वहां से फर्क आगे ले आए जाके लोग वाकई एजेंसियों पीटीआई में फारग थी। डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वोटर है उसके साथ, मैं ये नहीं कह रहा, बोलिए चीजें सारी, तो डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा उसके अंदर फूंक मार दी। उन्होंने कहा जी इमरान का सिक्योरिटी थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है, इसकी बहनें ये करती है, इसकी बहन वो बेचारी वहां बैठी पानी में भीग रही है, वो तमाशा बना हुआ। और वो ये मतलब खुद जिंदा रखते हैं, और ये कोई अब की बात नहीं है। हर पार्टी आपने देखा नहीं, एमक्यूएम को फिर खड़ा कर दिया उन्होंने, अल्ताफ को माइनस कर दिया, दाम भी जो भी है फिर खड़ा कर दिया। आप वाले भी आ जाएंगे, वो वाले एक नई शिफ्ट के अंदर। ठीक हो गया, चलो सर क्या करें हम तो, ठीक हो गया, मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। इकबाल शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा कि इस वक्त नजीर चौधरी साहब ने भी बताया, और मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत ऑनेस्टली जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं मुल्क की हालात के ऊपर, और ये मेरा ख्याल है अब यहाँ तो साफ नजर आ रहा है कि मुल्क की जो इक्तिसादियात है, ये मुआशी हालत तो ठीक नहीं है। लेकिन पिछले दिनों हमारे यहाँ बहुत सारी बात की गई इसके ऊपर, और बड़ी नवीद सुनाई गई कि पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स भी निकल आए हैं, और फिर बहुत सारे MOU साइन हुए हैं। SCO आपको याद है कि यहाँ कॉन्फ्रेंस की गई, बताया गया कि जी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है, हत्ता कि मंगोलिया जैसे मुल्क भी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है।
तो जब इंडिया से हमने वो जंग से जीती तो उसके बाद तो हमें ऐसे बताया गया कि पूरी दुनिया हमारी तरफ आ गई है, सऊदी अरब भी आ गया है, यूएई भी आ गया है, कतर भी कह रहा है कि बस हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, सब लोग यहाँ भागकर आ गए हैं। तो वो कहाँ गए रेयर अर्थ मिनरल्स और वो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट, क्या कहते हैं इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया। लगता ऐसे है कि जिस तरह जब हुकूमती दावे हम सुनते हैं तो ये कोई दूसरी दुनिया में जाके या लंदन अमेरिका में प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके सुनने वाले भी वहां के रहने वाले हैं। आप देखिए कि कोई भी हुकूमती जो ओहदेदार होता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेशक अपना बयान करता है, लेकिन उसकी सच्चाई होनी चाहिए। ये बाय डिजाइन इस इकानमी को तबाह और बर्बाद किया गया है, एक बिला वजह नहीं हुई। आप देखें कि नई इंडस्ट्री की आप बात अभी कर रहे थे, नई इंडस्ट्री जब से ये पाकिस्तान में बैंक इंडस्ट्री है, बैंक इंडस्ट्री का तरीकाकार काम करने का यह है, वो छोटे छोटे लोन देती है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है और फिर यह है कि आमदनी प्रोड्यूस होती है, एक्सपोर्ट होती है। बेतहाशा उसके साथ जुड़े हुए मसले होते हैं। पाकिस्तान में तमाम कमर्शियल बैंक जो है वो टोटल लोन जो है स्टेट बैंक को देते हैं, जो हुकूमत देती है। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेफ है और वो वहां से ले लेते हैं। आप कोई छोटा मोटा, एक जमाने में जब लोग छोटे छोटे कारखाने या इसको स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री कहते थे, वो आपको कहीं नजर नहीं आती। इसका मतलब ये है कि रोजे रोशन की तरह यहाँ कोई किसी किस्म की सरमायाकारी अंदरूनी और बैरूनी नहीं हो रही। अब हुकूमत के जो दावे हैं कि बहुत ज्यादा, वो सिर्फ MOUs हैं, वो सैकड़ों के हिसाब से वज़ीरान के दौरे हैं जो इस वक्त 60 के करीब गालबन हो चुके हैं। एक धेले की आपने देखा कि वो सारा दिन आप यही प्रोग्राम करते रहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट कैसे आई? अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम प्रेसिडेंट्स को बुलाते भी रहते हैं, मैं बुलाता रहता हूँ। वो अपनी जाती फैक्ट्रियां बंद कर, FBR का जो जुर्म इस वक्त है, ये टैक्स कलेक्शन का, एडवांस टैक्स का, यानी आप देखें कि अभी चीज बिकी नहीं तो आपने टैक्स लगा दिया, वो भी मार्केट में तो प्राइस रिटेल प्राइस पर गई नहीं। इस वक्त सिचुएशन झूठ पर चल रही है, बिल्कुल श्री और झूठ। पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो वादे थे, देखो अफवाज पाकिस्तान, अच्छा झूठ एक्सपोज हो गया, इकबाल शाह सब हो गया है, क्योंकि IMF की भी रिपोर्ट आ गई, आपकी करप्शन ऊपर के लेवल पर 5000 से ऊपर आपकी करप्शन है, और भी बाकी भी इकोनॉमी के स्टैटिक्स आ चुके हैं। और अभी ये लेटेस्ट आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया, अब चूंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं, तो ये फिर किस तरह लेके चलेंगे आगे? तो चले आप झूठ बोल रहे हैं, कौन से छुपा रहे हैं, अब तो चीजें सामने आ गई ना। नहीं चलते रहेंगे, क्योंकि बयानिया यह है कि बड़े बड़े छोटे मुल्कों ने बहुत ज्यादा पैसे देने होते हैं, उनको इसकी चीज की कोई परवाह नहीं है। अभी आपने रेयर मिनरल्स की बात की थी, रेयर मिनरल्स हैं और बाकायदा तौर पर हमारा गई भी है ना, शिपमेंट गई भी है। शिपमेंट तो ये गई है, उसके पहले भी बहुत ज्यादा जा चुके हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान जब किसी मुल्क से आप CPEC हो कुछ हो या मुआहदा करते हैं तो उनके अपने जाती इंटरेस्ट होते हैं। आपको पता है कि हम किसी कई दफा सदारती तल्लुकात खराब हो सकते हैं, मुल्कों का नाम नहीं लेते। मिनरल तो पहाड़ के पहाड़ उठा के ले गए। अमेरिका तो बाद में एंटर हुआ जब उसे पता चला कि रेयर मिनरल की जो इस वक्त प्रोडक्ट है कितनी कीमती है, इसलिए अमेरिका इसमें एंटर हुआ। वो शेयरिंग कर रहा है। उससे पहले रेयर मिनरल जो ले गए वो अभी भी मेजर पोर्शन उन्हीं के पास है, और तकरीबन पहले जा रही थी। ठीक हो गया। अब आप देखिए ना, जब अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला है, अब आगे आप देखेंगे जो आगे सिस्टम आ रहा है कि उन्होंने पसनी, रेयर मिनरल्स और आपके इस किस्म के जो मुआहदे थे और अगला जो मुआहदा इम्प्लीमेंट होने के करीब जाता है नहीं जाता, जो हमने वादे किए हैं, और हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, पाकिस्तान मुआशी तौर पर निकल नहीं सकता। अब बड़ी देर लगी। आप देखिए ना कि सॉवरेन गारंटी होती है। जब आप कहते हैं कर्जा, अमेरिका इस वक्त आपको बेल आउट कर रहा है, वो आपको सिर्फ रोमांस कर रहा है अपनी बातें बनाने के लिए। जब बारी आएगी तो आप देखना अगले महीने आपको चंद और चीजें नजर आएंगी। ठीक हो गया। आपकी तरफ आता हूँ वसीम साहब, एक तरफ पाकिस्तान की ये सूरत हाल है, इकोनॉमी हमें नजर आ रही है क्या सूरत हाल है, चीनी मिल रही नहीं है, आटा नहीं मिल रहा, फिर और बहुत सारे मसाइल है अवामी। लेकिन आपकी जमात जो है मेरा ख्याल ऑफिशियल मौक़िफ़ दे चुकी है कि हमारा असल मुद्दा, मकसद, हमारी जो टारगेट है वो तो सिर्फ इमरान खान है। अच्छा, कौम के बारे में आप भी नहीं सोच रहे, आपकी जमात भी नहीं सोच रही, वो निकलती है और जाके वो डेला के बाहर धरना दे देती है। कभी उन्होंने इन चीजों पे धरना नहीं दिया। जी बिस्मिल्लाह। तो मैं मुख्तसर से एक बात करूंगा कि अगर हुकूमत जो है, जो आईनी हक है किसी भी अवाम का या किसी फैमिली का,
मुहैया कर दे तो बातें यहाँ तक पहुंचे ही ना। मतलब कि उनकी बहनों को मिलने दें, उनसे तो क्या हर्ज है, मतलब कि सारे बाकी कैदी भी तो मिलते हैं, तो खान साहब की अगर बहनें मिलती हैं तो मिलने दें उन्हें। असल इस मुल्क का जो मसला है, जो आपने जैसा कि जिक्र किया, जो रिपोर्ट है IMF की, वो उस पे आप देखें तो आपकी GDP का 6.5% जो है उन्होंने लिखा है जो करप्शन हो रही है पाकिस्तान में। ये तकरीबन आप घंटों के हिसाब से लगाएं तो तकरीबन 25 करोड़ रुपए पर घंटा पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, जो जिसका जुमरे में लाए गए हैं जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनको इस जुमरे में लाया गया है कि उनके थ्रू अगर आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से 65 रुपए तो वैसे ही चोरी हो रहे हैं इन बाबुओं के जरिए, और बाकी 35 रुपए हैं तो उससे आपने मुल्क चलाना है, उससे आपके फिर ऑब्वियसली आपके दफाई अखराजात भी हैं जो आपके मुल्क के लिए इंतहाई जरूरी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने आप को हर जगह दफा के लिए अप्रूव किया है, लेकिन ऑब्वियसली उनको मेंटेन करने के लिए उनके अखराजात तो नहीं कट किए जा सकते। तो कट कहाँ किए जा सकते हैं, फिर अवाम की जो पॉकेटें हैं वो कट की जाती हैं। असल में तो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का जो ये जो अशराफिया और ये जो ब्यूरोक्रेसी और इनकी करप्शन है, अगर मतलब कि आप नए टैक्सेस, तो फिर आप ये जो एहतजाज है, आपकी पार्टी का एहतजाज जो है, ये डेला के बाहर, अब ठीक है आप सड़कों पर आइए, एहतजाज करें ना, महंगाई पर करें, बेरोजगारी पर करें, ये जो मुल्की हालात है उस पर करें, उसमें आप कोई एहतजाज नहीं करते। देखें महंगाई पर भी एहतजाज हो रहे हैं, मुल्की हालात पर भी हो रहे हैं, वो तो एक देखें असल समझना पड़ेगा मुल्क के में। मुझे लास्ट टाइम बताएं कौन सा एहतजाज आपकी जमात ने किया? 1 मिनट दें। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती ना, आपका मुल्क स्टेबल नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, और आपके मुल्क का जो मैंडेट अवाम का है वो फॉर्म 47 के जरिए यानी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। मैं देखें इस वक्त जो मुल्क को जरूरत है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की है, कि चलें जो हो गया सो हो गया, सारी चीजें मिला के अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाए, जो भी मतलब कि अवाम जिसको भी मैंडेट देना चाहते हैं उसको मैंडेट दें, वो आके बैठे और अवाम दोस्त पॉलिसियां ला के जाएं। जो वक्ती तौर पे जो गवर्नमेंट चल रही है अभी, मतलब कि IMF की रिपोर्ट के बाद तो आपके पास कोई दूसरी ऐसी चीज रह नहीं जाती, और इन्होंने जो जितनी भी इंडस्ट्री है नई, तो किसने क्या आना है, आपकी पुरानी इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है। नवीद साहब आपने उनकी बात सुनी, मुझे भी ये लगता है कि PTI जो है ये इसको चाहिए कि एहतजाज करे जो अवामी इश्यूज है, लेकिन ये पॉलिटिकल इश्यूज भी उसके अंदर भी फंस के, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल टारगेट इनका से इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो तब मुल्क में स्टेबिलिटी होगी। ये किस हद तक आपको लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है? जी नवीद साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनका एक अपना मौक़िफ़ है। इमरान खान के आने से जाने से कौन सी इंस्टेबिलिटी हो? वो तो इंस्टेबिलिटी तो देखें, पहले भी नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार थे, हमजा भी गिरफ्तार थे, जरदारी भी, उनकी बहन भी, मरियम भी, शहबाज शरीफ भी, ये तो पहले भी होता रहा, ख्वाजा आसिफ भी असली की बात भी। तो वो तो मामला उसके आने से क्या होगा क्या नहीं होगा, ज़ाहिर है उनको तो जिस तरह से उन्हें यूज करना है अगले कर रहे हैं। PTI भी यूज भी हो रही है ना। अगर गंडा बुरकोट आया है तो इसी बुनियाद पर आया होगा ना, तो आगे सोहेल अफरीदी ने भी आगे क्या कर लिया, और KB के अंदर कौन सी उन्होंने स्टेबिलिटी दिखा दी है। वहां आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब है, वहां आप तरक्याती काम कोई नहीं है, तो शामिल जैसे शहर में सत्याग्रह होगा। कल एक पोस्ट में देख रहा था, एक बहुत बड़े समय की बता रहे थे कि करोड़ों को ढेर लगे में जाएगा, मामला तो उनका भी नहीं है। ये तो अगर कोई बाकायदा सियासी जमातों के दरमियान कोई चार्टर हो जिसमें एक दूसरे को करा के ये एस्टैब्लिशमेंट से हाथ ना मिलाएं और कंसेंसस इनका हो, कुछ चीजें कुछ लोग दो की मिलावट करनी है तो उसके बाद ही है ना। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल देखिए जैसा जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, खास तौर पर वो PTI के बारे में तो वो गद्दार से नीचे का सर्टिफिकेट ही ना दे रहे। अभी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद अगर गवर्नमेंट के जो जोमा है, जिसमें चाहे वो तलाल चौधरी साहब हैं, चाहे राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो तो उनको बाकायदा डिक्लेयर कर चुके हैं जी यार ये टेररिस्ट हैं या इस तरह के मुल्क के गद्दार हैं, अब उनसे क्या बात की जाए। इनको तो मेरा ख्याल है उनका तो सभा फाड़ चुके हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो भी कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहबा ने जो इंडिया के अंदर बात की, उनके किसी चैनल चुनन के साथ, बहरहाल या उनकी किसी और सिस्टर ने बात की, इस चीज को बड़ा उठाया जा रहा है। लेकिन हमने माजी में देखा कि जब यही वो इंडियन सरकार थी जो पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार करी, अफगानिस्तान से यहाँ लाखों लोग जो है शहीद हो चुके हैं सारे मामले में, तो जब वो वक्त आया तो उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट तो खैर बाद में आई है, लेकिन उस दौर में खुद मोदी को अपने घर बुला लिया था। तो उससे ज्यादा इकदाम तो वो गवर्नमेंट कर रही थी जो इस वक्त इक़्तिदार में है। तो
सिर्फ ये गद्दारी के सर्टिफिकेट क्यों सिर्फ पीटीआई को? नहीं, उसको तो आप इससे तो नहीं मिला सकते। ज़ाहिर है भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो फिर वाजपेयी साहब भी चल के आए थे। एक मायदा तय पा सकता था जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में अमन हो जाता। जब वाजपेयी जैसा बंदा आके बीजेपी का लीडर मीनार पाकिस्तान के साए तले खड़ा हो गया और उसने तस्लीम कर लिया मामला, उसके बाद कई वाकयात हो गए या देर चल के आ गया तो डिप्लोमेसी की जीत है। उसके अगर तजारत आप खोल के और अमन अमान कायम कर सकते हैं तजारत के जरिए। दो हमसाया वाले के अंदर तजारत एक ऐसी चीज होती है जो जिससे मुआशी मफादात से जुड़ जाते हैं, लोगों को रिलीफ मिलता है, उसके नतीजे में अमन भी आता है। और साथ साथ आप मसला कश्मीर पर बात भी करते रहे, उसका जो हल निकल सकता है उस पर एक मुसलसल एक अमल चलता है, उसमें कौन सी बात है। वो एक और पहलू है। अच्छा, वो एक और मैंने जो बात की है भारतीय मीडिया से वो ये की थी कि केपीके के लोग जो हैं वो तो जब चाहेंगे आके जेल से उड़ देंगे और कुछ छुड़ा के ले जाएंगे और फिर इस किस्म के दोस्तों को असल में वो उनका भी कसूर नहीं है। इंसान उनका भाई जेल में है और एक जज्बात होते हैं बहनों के, वो जवाब बढ़ गए। अच्छा, उसमें चौधरी साहब मुझे ये बताए ना कि जब हाई कोर्ट कहती है मिला दे, एक मीटिंग है ना करवा दे, इसमें क्या इतना इशू है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हुकूमत का कोई इशू होगा। जहां तक मैं समझता हूं कि जो सियासी हुकूमत होती है जो बाख्तियार हो किसी हद तक, वो तो चाहे कि मुलाकात हो, बयानात वगैरह वाले से कुछ थोड़ी सी मोदी लगा लें और आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जो है चलते रहे, बल्कि बाहर भी आ जाए ताकि जो उन्होंने जैसे जुलूस करने हैं अमन अमान के साथ अपना करें, एक मामला से तय पा लें और वो जो एक लावा पकता रहता है वो खारिज हो जाए। लोग सियासतदान सोचते हैं लेकिन ज़ाहिर है सियासी हुकूमत में कर कुछ नहीं सकती, उनके सिर्फ बयान है और वो जो बयान है वो कैसे देने पड़ते हैं, कहां से देने पड़ते हैं, ये आपके भी लम्हे है। अच्छा, एक लास्ट मैं चाह रहा हूँ के बाद मैं इकबाल शाह साहब की तरफ चला जाऊं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब के अंदर खास तौर पर चूंकि अहम गवर्नमेंट है नून की, तो बुनियादी तौर पर जो एक सोल गवर्नमेंट है वो तो इधर ही है। अब यहाँ हम देखते हैं ट्रैफिक चलानों की मद में पीरा फोर्स, और इस वक्त आपको अवाम एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है कि बड़ी एक सिस्टमेटिकली पुलिस को मिलिटराइज किया जा रहा है। मिलिटराइज करने की वजह से आपको पता है कि बोस्निया के अंदर अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़े तो वहां जो तबाही आई सारी, तो उसकी वजह यह थी कि वहां पुलिस जो थी, पंजाबी में कहते हैं ना हाथों छूट हो गई, तो वहां पर उन्होंने बड़ा जुल्म शुरू कर दिया था, उसका नतीजा बाद में सब कुछ निकला। अब यहाँ पर कलेक्शन ऐसे लग रही है कि एक तरफ डाकू चोर जो है आपको मोटरसाइकिल वाले को पकड़ के रोक के लूट लेते हैं, दूसरी तरफ सरकारी वर्दी में भी वही अमल हो रहा है। तो क्या ये इकदाम आपको दुरुस्त लगते हैं? बहुत ही ये एक खतरनाक पहलू है कि एक ऐसा महकमा जो करप्शन के हवाले से हमेशा ही अभी नंबर वन है, अभी नंबर वन है। हाँ। पहले 3 में तो लाजमी रहा ना, कभी इधर आ गया, कभी कोई रेवेन्यू वाले आ गए। हाँ, इसमें थोड़ा सा 1,000 लोग मारे गए अभी चंद माह के अंदर। यानी कि जो इंसान की जान लेने का इख्तियार है, इख्तियार आपने उसको दे दिया है और उसके बाद तो कोई और फिर जो हमारा माशरा ऐसा है कि ये किसी बेगुनाह को भी मार दें तो फिर वहां से टोट खड़े हो जाते हैं जो बताते हैं कि नहीं ये तो चर्च बेचना था, ये जो कब्जा ग्रुप था, ये फलाना था। मतलब कि मौलवी साहब गवाही दे देंगे, हजमीना ताजरान के सदर गवाही दे देगा, वो जो इलाके की यूनियन होगी रेजिडेंस एसोसिएशन उसका सेक्रेटरी बयान दे देगा। तो ये बड़ा जुल्म है इस हवाले से जो हो रहा है। और पीरा ने जो कुछ किया है, जिस तरह से रेडियो तोड़ी है, जिस तरह से कारोबार बंद करा रहे हैं, मुल्क के अंदर पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है और आप उस तरफ जा रहे हैं कि लोगों का जो बचा कुचा असासा है उसको भी छीन लें। एक खौफ की फिजा है। ठीक हो गया। पुलिस जो है वो बिल्कुल ही बेकाबू है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। इकबाल शाह की तरफ चलते हैं। इकबाल शाह साहब, आपने नवीद चौधरी साहब की बातें सुनी ब्रेक से पहले, बड़ी डिटेल से उन्होंने भी रोशनी डाली है की सूरत हाल है पंजाब के अंदर जो हो रहा है। एक तरफ आपकी इकोनॉमी जो है, मेरा ख्याल है अब तो इस पर इतफाक है कि वो उसका नोज डाउन जा रही है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट चल रही है वो IMF की जो किस्त आ रही है ना $1 बिलियन की, इन्हें ये है कि चले 7 किस्तें हैं, उसमें 1-2 तो मिल चुकी हैं, बाकी इनकी गवर्नमेंट निकल जाएगी। लेकिन जो कर्जा चढ़ चुका है, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा ना कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी सतह पर हम पंजाब के अंदर देख रहे हैं कि रंग बिरंगी फोर्सेस, लॉज के ऊपर और लॉज और एक सख्ती, और अवाम, एक ऐसी अवाम जिसके पास पहनने को जूती नहीं है, सर पे छत नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, और वो बेचारा बाहर निकलता है तो उसको कोई ना कोई वर्दी वाला बंदा रोक लेता है, उसको कहता है लाओ 10,000 दो, 5,000 दो, तुम ये मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते। तो ये जो सिचुएशन है, या वो दुकानदार एक बेचारा खाने को नहीं है कुछ उसके पास,
तो वो बेचारा कहीं शोल्डर पे रख के कोई कमीजें बेच रहा है या कोई चीज बेच रहा है तो उसको पीरा वाले उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये किस तरफ लेके जा रही है मुल्क को? देखिए सर, बीमारी जो है ना दिमाग से शुरू होती है। अगर आप टॉप ब्रास के ऊपर गड़बड़ है तो नीचे आप रोक नहीं सकते। दूसरी चीज होती है अदालत। पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ जहाँ होता है वहां किसी बंदे को जरूरत नहीं होती क्योंकि वो अदालत में चला जाता है। और आपने देखा है कि आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट जेल में एडिशनल सेशन जज विजिट करते हैं और बाकायदा लोगों को समाअत करते हैं, लोगों को उनसे पूछते हैं और फिर जिनके साथ कोई नाइंसाफी होती है उनको बागदार भी कर देते थे। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो अहम सवाल वो यही है कि पाकिस्तान में कोई कोर्ट नहीं है। ये अब तो हिना अदालत से बात आगे चली गई है। पाकिस्तान में कोई ऐसा मुल्क मुझे दिखा दे जहाँ 2 सुप्रीम कोर्ट हों, दो हाई कोर्ट हों। और फिर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोई ना माने। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैं भी साथ सरकारी अफसर ही रहा हूँ, एक सेशन जज बुला सकता था, हाई कोर्ट का जज तो बहुत बड़ी बात थी। अब हाई कोर्ट के जज साहबान वो खुद इस मरहले में दाखिल हो चुके हैं कि आपने देखा कि रूल ऑफ क्या है ना कि एक जज अगर कोई हिम्मत करता है कि जी ये उसने फॉर्म 45 मंगवाया या उसने कहा तो उसको क्या लेने के दिन 40 साल बाद, अब पूरी दुनिया में अमेरिका में 30 साल के बाद वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है। पाकिस्तान में भी सरकारी रिकॉर्ड सोए चंद है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की उसका वैलिडिटी मखसूस मुद्दत के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। अब यहाँ सूरत हाल है कि इतनी देर में तो वो पता नहीं रिकॉर्ड कहाँ, लेकिन उन्होंने निकाला और फिर आपने देखा कि जिस जज के ऊपर अंदर में तमाद किया गया उसे सुना, फिर उन्होंने कहा डिवीजन बेंच, उसने कहा ये भी नहीं हमने बनाना। तो उन्होंने एक दिन में रिजर्व फैसला किया जो पहले पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस चीज का बाकायदा हीरो है, साल इंटरम वो बेले लेता रहा। अच्छा मुझे फिर बताइए, बता रहा हूँ, मैं समझ गया, कोर्ट्स है नहीं, मैं मान लेता थोड़ी देर। एक पाकिस्तान के अंदर बयानिया चलाया गया हार्ड स्टेट का। अच्छा हार्ड स्टेट अगर तो दहशतगर्दों के खिलाफ हो तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी आवाम के ऊपर ही हार्ड स्टेट हो जाए, जिस तरह की सिचुएशन है, अदलिया सुन नहीं रही, 1000 बंदा मार दिया गया है और ये जो आपकी जो नई फोर्स बनी है, और उसके बाद अगर वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास केस जाता है तो वो सिर्फ आईजी को बुला के ये सुनती है और कहती है कि यार ये जो स्टोरी रोज आती है ना कि वो मुलजिम आए और छुड़ा, इसको जरा बदल ले, और पैटिंग करके फिर भेज देती है कि चले जी, और फिर आगे से फिर वो काम शुरू हो जाता है। अभी तो सूरत हाल है कि मुंशियात में बंदे पकड़ पकड़ के ये मार रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि पुलिस के एसपी से लेके अभी डीएसपी ने कल अपनी फैमिली मारी है, इससे पहले आपके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वर्दियों में आपको डाके मारते हुए, वाह बराए तवान करते हुए में नजर आए हैं। इस तरह की सिचुएशन के अंदर जहां इस तरह की एक आप समझे कि सप्रेस किया जाएगा, वो नतीजा क्या निकलेगा उसका? देखिए नतीजा तो आपने निकाल दिया, आपने सवाल भी और जवाब भी दे दिया। सूरत यह है कि अगर पहला जो पुलिस मुकाबला है पहले दिन हुआ था, उसकी इंक्वायरी की जाती है, मुश्किल नहीं है। आपकी लोकेशन होती है, उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, कितनी गोलियां इशू हुई, कितनी चली और कहां कहां चली है। इस वक्त तो साइंस बड़ी तरक्की कर चुकी है। मैंने वही बीमारी डायग्नोज की है कि बीमारी है कहां। जब आप देखिए कि पीडीएम 1 के दौर से आज तक चारों सूबों के आईजी सबान वही है, कोई वजीर आला नहीं बदल सका। इवन देन के केपी के में पीटीए की हुकूमत है, वो रोते रहे नहीं बदल सके। सिंध में नहीं, बलोचिस्तान में नहीं, पंजाब में भी नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब वही है, सीसीपी भी ऑलमोस्ट भी। वजह यह कि पावर ये कहां से हासिल कर रहे हैं जिनको कोई डर ही नहीं है। फिर पूरी दुनिया में ये असूल पाकिस्तान में बिल्कुल उलट है कि डिपार्टमेंट एक होता है, पुलिस है, वह पुलिस है। आपने देखा आपने उसमें कितने खाने बना दिए हुए। पाकिस्तान में 10 किस्म की पंजाब में पुलिस है, सीटीडी है, सीसीडी है, 15 है, हाईवे पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, और इसके अलावा आप गिनते बहुत सारी फोर्सेज है। अब किसी आदमी को नहीं पता चलता कि मैंने जाना कहाँ, और फिर उनको डोमेन क्या है। अब जहां जाऊंगा ये तो मेरा नहीं है, बस मेरा इख्तियार नहीं है। इन हालात में आप तो रखते हैं अमीर की। फिर गवर्नमेंट और हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहबान है मोहतरमा, आपने अभी बात कर दी, सारे वकला यही बात कर रहे। पहले तो उन्होंने एक पूरी दुनिया से निराला कानून निकाला कि रिट पिटीशन डायरेक्ट दायर ही नहीं हो सकती। उन्होंने वहां एक डेस्क बनाया है कि पहले वो स्टडी करेगा कि क्या दायर हो सकती है। ये मुझे बताइए पूरी दुनिया में अब तातरिया का वरदाशुद मार्गजीदा वरदाशुद अब 1100 तक जो तादाद पहुंची है, तो मुझे बताइए अगर कोई स्टेट होती, अगर कोई
ह्यूमन राइट्स को फॉलो करने वाली स्टेट होती तो क्या ऐसा होता है? अच्छा, गवर्नमेंट का एक नुक्ता नजर ये है कि शहर में चूंकि डाकू चोर और उनकी एक पिछली गवर्नमेंट के खास तौर पे अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद लोग जिस तरह लुटे, तो अब सिस्टम को ठीक करने के लिए, इंक्रोचमेंट ठीक करने के लिए इस तरह की फोर्सेस की भी जरूरत है, लॉज को भी सख्त करने की जरूरत है, और थोड़ा सा दे विल हैव टू कम डाउन हार्ड ऑन पब्लिक। तो उनका भी तो एक मौकफ है ना? नहीं, ये मौकफ गलत है। आप देखिए, कोई भी गवर्नमेंट किसी वक्त भी बाहर से इक़्तिदार आ सकती है। जो एक स्टेट के ऑर्गन्स हैं उससे आप पीछे नहीं हट सकते। आप कितने भी अच्छे हैं, आप अपनी मर्जी का कानून नहीं बना सकते। आपको किसने हक दिया है कि आप कहें ये बंदा बुरा है? अदालत फैसला करेगी। आपका काम प्रोसिक्यूट सबूत फराहम करना है। आप अगर ये सारे काम आप करेंगे तो फिर अदालतों की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको किसी और चीज की जरूरत है। आप डायरेक्ट सारे लटकाएं, जो आपको समय लगता है लटका। ठीक हो गया। अच्छा रामी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अभी इमरान खान साहब जो है, उनके बेटों ने कल जो है ये बात की मीडिया के ऊपर आकर, या कुछ लोगों में, और वो यहाँ तक पहुंची कि वो आ रहे हैं वापस मिलने के लिए, और गवर्नमेंट जो है शायद उनको वीजे भी दे दे। तो क्या ऐसा चांस है कि वो आके फिर वो पॉलिटिकल जैसे मूव होती है मरूसी सियासत में शुरू कर दे? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासत में पड़ेंगे। वो अपने वालिद से मिलना उनका एक आईनी हक है, और इसमें रुकावट भी नहीं डालनी चाहिए। पहले भी आना चाह रहे थे तो उनके वीज़ों में रुकावट डाल दी गई थी। ऑब्वियसली अपने वालिद मोहतरम के लिए परेशान हैं और उनको मिलना चाहते हैं, तो हुकूमत को इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। बाकी पार्टी के जो मामला हैं वो सारी पार्टी खुद देखती है। पार्टी की कमेटी है, सियासी कमेटी है, वो सारे मामला तय करती है। तो ना तो वो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे या कोई इस तरह के मूवमेंट में कहीं आएंगे। वो सिर्फ अपने वालिद से मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है नीमा खान साहब के मुंह से भी निकला था कि इमरान खान साहब जो है ना माइनस हो चुके हैं। अब ये माइनस कर दिया गया, उनकी अपनी पार्टी। अब ये जो जेल के अंदर भी हुआ है, जो उनके ऊपर पानी शानी फेंका गया या उनको हटाया गया, तो उसके अंदर आपको कोई बड़ी लीडरशिप नजर नहीं आती। नवीद चौधरी साहब ने भी बात की कि वो सुहेल अफरीदी साहब जो है वो आके बैठे रहे, लेकिन जब मौका आया अभी सिस्टर्स के ऊपर जो कुछ है, तो ना सुहेल अफरीदी साहब नजर आया है, ना कोई उनकी पार्टी का कोई बड़ा लीडर नजर आया है। और वो बहनें हैं, वो जो जाती हैं मिलने की कोशिश करती हैं, और फिर आम वर्कर उनके साथ है। एक आधा कोई सीनियर हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्टी ने भी एक किस्म का उनको छोड़ दिया? जी, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पार्टी ने छोड़ दिया है या वो माइनस हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान कभी भी माइनस नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान है, और उसके देखिए, ये तो आपको सोशल मीडिया भी अच्छा लगता है, नारों में भी अच्छा लगता है, ग्राउंड में लीडरशिप किधर है? मुझे 2 मिनट देना। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने और जितने भी टिकट होल्डर्स या सियासी लीडर जितने भी है ना, पिछले 3-4 साल से इस लेवल तक का उन्होंने जुल्म सहा है। फैमिलियां, बच्चे, कहीं ना कहीं आके बंदा घुटने टेक देता है अपने आप को, अपने बच्चों की खातर, अपने इकोनॉमिक सिचुएशन की खातर। कारोबार तबाह, बेटियों के गिरबानों तक। जैसे आपने इकबाल शाह साहब भी फरमा रहे थे कि जिस तरह का पुलिस का रवैया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर रह नहीं गया। अदालत का आखिरी हाल ये होता था कि आप अदालत के आगे जाके रोएं, उसे अपना मौक़िफ़ दें। अदालतों तक के फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंप्लीमेंट नहीं होते। तो ऐसे हालात में अब ऑब्वियसली इसी मुआशरे में रहने वाले लोग हैं, अपनी फैमिलियों, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने लीडर को भी देखना है, अपने मुल्क को भी देखना है। तो मेरा ख्याल में कि सब ने अपने आप को हालात के, ये नहीं है कि कोई खान से पीछे हो गया या फ्यूचर क्या है पीछे हो गया। अपनी पार्टी फ्यूचर देखें जी, अब फ्यूचर इंशाल्लाह फ्यूचर, ये देखें पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। भुट्टो के साथ क्या हुआ, फांसी चढ़ा दिया गया, पीपल पार्टी खत्म हो गई है, नहीं पीपल पार्टी खत्म हुई। जब जिस पार्टी की रूट्स अवाम के दिलों में हो उसको आप कभी खत्म नहीं किया जा सकते। ना तो तहरीक इंसाफ को खत्म किया जा सकता है, ना होगी। हाँ, वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं। दूसरी बात यह है कि एक चीज मैं तहरीक इंसाफ के लिए भी कहूंगा कि खान साहब खुद हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, जंगों को मुज़ाकरात के जरिए वो ख़त्म कराने की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, इन्हें एक जो मोस्ट सीनियर लोग हैं उनको चाहिए कि जो चीज़ें सख्ती की तरफ जो बयानिया गया हुआ है इसको कहीं ना कहीं रिवर्स करें, इस मुल्क की खातर, इस मुल्क के अवाम की खातर। ऑब्वियसली जो हालात जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मतलब कि किसी ना किसी को सोचना पड़ेगा। नीचे साहब आप बताइएगा कि इस वक्त एक तो बानी पीटीआई का मुस्तकबिल, दूसरा इनकी पार्टी का मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं आप? मेरा जो अंदाजा है बतौर तालिब इल्म ये है कि इमरान खान साहब की जो सियासत है उसको आप कतई तौर पर भुट्टो साहब, बेनजीर या
नवाज शरीफ साहब से नहीं मिला सकते। वो बहरहाल वो के फौज के जरिए आए थे, भुट्टो साहब भी और नवाज शरीफ भी। बेनजीर साहब ने एग्रीमेंट किया था, लेकिन वो सियासी जहर रहते थे। बीच में जो 9 मई का फैक्टर आ गया है, तो उसके बाद बतौर इदारा इमरान खान साहब अब माइनस है। पीटीआई रहेगी और पीटीआई को किस तरीके से चलाना है और कैसे चलाना है उसका फैसला पीटीआई से बाहर बैठे लोग करेंगे और वो उसको लेके आगे चलेंगे। अच्छा, तो साहब हमने माजी में सुना कि जब मियां नवाज शरीफ साहब, आप पता है कि ये तो केस 9 मई का कुछ भी नहीं है, प्यारा साजिश केस आर्मी चीफ के खिलाफ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हुए वो बहुत भयानक केसेस थे, बड़ा खौफनाक चीजें थी। और उस वक्त शेख रशीद समेत बहुत सारी लीडरशिप जो थी, जो कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी या मुक़तदरा के साथ थी, वो ये कहती थी कि नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म, वो माइनस हो चुके हैं। और मैं ये सुनता हूँ टीवी पर, बड़ा बरमला कहा जाता था, लेकिन आज वो उनकी सियासत तो नहीं खत्म हुई, उनकी पार्टी तो आज भी इक़्तिदार में है। फर्क है जी। अल-जुल्फ़कार जो थी उसने एक त्यारा गवाह किया, बेनज़ीर साहब इन्वॉल्व नहीं हुई। जो त्यारा साजिश है नवाज शरीफ साहब को आप बता रहे हैं, वो आप इन दी लाइन ऑफ फायर में जाके, मैं कानूनी नुकात में नहीं जाता, आप इन दी लाइन ऑफ फायर में जाके जनरल मुशर्रफ का खुद पढ़ लें, उनकी तहरीर ये बहुत सामने जो लिखी हुई है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जहाज में मुझे वो कह रहे थे नीचे उतरो, मैं नीचे नहीं उतर रहा था। फिर जीओसी जब कराची का आया, वो उसने कहा सर मैं हमने कंट्रोल कर लिया, आप नीचे आ जाएं। मुझे शक पड़ा कि ये वो नहीं है, वो एक दौर में मेरे साथ काम कर चुका था। मैंने कहा तुम वो नहीं हो, उसने कहना मैं वही हूँ, मुझे जनरल साहब का नाम भूल गया। तो उन्होंने आगे से कहा जनरल उस्मानी से जनरल उस्मानी कोर कमांडर थे, मैं जीओसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप मेरे कुत्तों के नाम बताएं। वो चूंकि घर आना जाना था, उसको काफी क्लोज था, वो मुशर्रफ इतने परेशान थे ऊपर और मुसाफिरों की जान को खतरे में डाला हुआ था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुत्तों पे ये नाम है आपके, ये लाइन ऑफ फायर में है। उसके बाद वो नीचे उतरे, तो वो तो प्लान क्यू था जिसमें महमूद शामिल था, जिसमें जनरल अजीज शामिल थे, जिसमें जे हसन शामिल थे, मुशर्रफ शामिल थे। वो तो बाकायदा कारगिल के बाद ये लोग मसले पे शिकार थे। जिस तरह से भी ग्रुपिंग हुई थी, उस वक्त भी ग्रुपिंग थी कि एक वो कह रहा था कि इन सबको फारिग किया जाए, कारगिल में इन्होंने बहुत जबरदस्त नुकसान कराया है और सारा केस कश्मीर का भी खत्म करा दिया और फौजी अजीमत भी हुई आगे। अमेरिका को डाल के फिर बीच में, अमेरिका भी तो नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ ने भेजा था, चल के आए थे वो, आप जाए वो केस और था। जब आप जीएचक्यू पे हमला कर दें, बकायदा हमला ऐलान करके, जब आप एयरफोर्स के दफातर पर हमला कर दें, आईएसआई के दफातर पर हमला कर दें, तो ये केस तब्दील हो जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे बताया ना कि मुझे बताइए, पीटीआई और खुद इमरान खान साहब ये डिमांड करते रहे कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा ले अगर हम इसमें मुलविस हैं। इस पर क्या कहते हैं, क्यों नहीं करवा रहे? देखिए, ऐसे जैसा इंक्वायरी तो वहां कराई जाती है जहां को 2 4 एक आदमी आर्मी चीफ का तकर्रर करवाने के लिए जनरल फैज के कहने पर जलसे करता फिर रहा है, वो धमकियां दे रहा है, वो बात बात क्या रहा है, उनके लोग बयान दे रहे हैं कि आपको पता है कहां पहुंचना है, कोर्ट कमांडर हाउस पहुंचना है। शायद ये रफीदी मौजूद है जिसे बाबरस्ता स्टे देते रहे बार बार, उनका भी नंबर लगने वाला है। ये तो असल में हुआ यूं कि पीटीआई का प्रोजेक्ट फौज ने इस तरह से बनाया था कि हमने सिर्फ इसी के साथ काम करना है, बाकी सब माइनस। वो इनकी फैमिली में घुस गया और 90 से शुरू हुआ ये कैंपेन को आज की तो नहीं थी, मुशर्रफ का मार्च चला रहा था, तो शायद इमरान साहब को पहले मौका मिल जाता। अच्छा, जैसे आपने बात की है, मुझे अब बताइएगा, मेरी राय में इमरान खान साहब के लिए अगर वो मौका देते हैं तो फिर ये किसी भी ग्रुप को इजाजत होगी उसके लीडर को कि वो आए और जीएचक्यू या फौजी मार्च से पहला बोल दे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी जो बात की जा रही है कि जी इमरान खान साहब यहाँ पीटीआई से मुलविस 9 मई के वाकयात, वो भी एक coup था, आर्मी चीफ के खिलाफ था और जो सारी बातें भी कर ले, और जनरल फैज के साथ मिलकर ये सब कुछ हो रहा था। अभी जनरल फैज साहब को जो सजा हुई है उसमें तो उन चीजों का तो जिक्र है, इनको तो सजा किसी और चीज में हो गई है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। उसमें जनरल फैज ही नहीं बल्कि बंगाल वगैरह भी शामिल थे। गुड टू सी ये बंदा ऐसे तो नहीं क्या देता। नहीं, लेकिन जनरल फैज को उसमें तो सजा नहीं ना हुई, वो जो एलिगेशन इसलिए नहीं हुई कि उसमें बहुत सारे जनरल फारग हो गए हैं और ये इदारे के अंदर की साजिश थी। अब फौज ने देखना है कि किस हद तक लोगों को बाहर लाना है। आखिरी पैराग्राफ में जिक्र जरूर है, लेकिन उन्होंने उस मामले को उसमें देखे, एक लाहौर का कोर कमांडर फारग हुआ, बाद में मकरा का कोर कमांडर फारग हुआ, फिर उस वक्त नाम आया कोर कमांडर कोटा गफूर का, फिर उस वक्त नाम आया अदर हयात कोर कमांडर पेशावर का। तो ये तो बहुत पेचीदा गेम थी, उसमें कौन कौन शामिल था, कैसे लीकेज हो रही थी, आईएसआई का सिस्टम हैक हो गया था, किस तरीके के साथ काम हो रहा था, जजेस जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे उस गेम के अंदर, उनको कौन हदायतें दे रहा था। तो वो एक जैसे पंजाबी में कहते हैं गरम बचा हुआ था। अच्छा, ये जनरल बाजवा को नहीं पता था ये सब कुछ नीचे उनके नाम को भी गिरफ्तार न कर दी। फौज ने फैज को बार बार कहा कि आप बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। फैज साहब जो है वो शायद इतने ज्यादा सदमे में या
ऐसे जहनी एक हजाम में मुबतला हो गए थे कि उसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया कि मेरे साथ हो क्या। नहीं तो इसमें सफर लगे रहे। जनरल बाजवा नहीं थी इसमें? फौज कभी अपने बंदे को, अभी देखें अरशद शीर का कत्ल है, वो या एक पार्टी ने कराया या दूसरी पार्टी ने कराया, तीसरा कोई नहीं है, आपको भी पता मुझे भी पता, ठीक हो गया, क्योंकि वो कभी भी ओपन नहीं होगा। अच्छा, एक लास्ट में फिर शाहिद साहब को जाना चाह रहा हूँ, मुझे ये बता दें कि जनरल फैज अकेले तो नहीं थे, ऊपर आर्मी जो बाजवा साहब थे उनका नाम ही नहीं है इसमें। जी चौधरी साहब आपसे बात कर रहा हूँ। जी, बाजवा साहब का नाम इसलिए नहीं है इस सारी गेम के अंदर कि बाजवा ने पहले जनरल फैज का नाम दिया कि कुछ ही बनाया। जब जर्नैलों ने उनकी गोशमारी शुरू की और उसमें अदरबास, जनरल अदरबास, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कोर कमांडर रावलपिंडी, जनरल शहजाद मिर्जा, जनरल नुमान, उन्होंने कहा कि हम कहां से हैं, जनरल आमिर गुजरांवाले वाले, उन्होंने कहा जी हम कहां से हैं, हमने भी तो यही कोर्स किया, हम तो कोई प्राइमरी स्कूल पत्तों की से पढ़ के तो यहाँ सीधे आ गए, हम भी सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे। वहां एक घड़बास मच गया। रात को जो सुप्रीम कोर्ट खुली थी उस रात, वो जनरल अदरबास ने खुलवाई थी। वो कह रहे थे सारी चीजें मैं अपडेट कर रहा हूँ, शायद अपनी गेम कर रहा था। फिर बाजवा ने जब देखा कि गंद मच रहा, तो बाजवा ने कहा यूं करें, अपनी नहीं थी, उसने कहा मुझे तुसी दे दे वरना मामला संभाला नहीं जाएगा, आप कहने में होना चाहिए। उस वक्त बानी पीटीआई ने कहा था कि बाजवा को तुसी दे दी जाए कुछ अरसे के लिए। ठीक हो गया। ऐसा मैं आपकी तरफ तो ज्यादा ही हमने काफी डिटेल में से बात कर ली। थोड़ा सा आज कौम की सलामती काउंसिल अफगानिस्तान के हवाले से विचारों से बात कर ले कि उन्होंने कहा है कि जनाब वहां पर उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि अब हमारी जो इनके साथ सीज फायर थी वो अब नहीं रही। अच्छा है तजिया, मैं थोड़ा नवीचर साहब यानी जो बात कर रहे हैं उस पर 1 मिनट लेना चाहता हूँ। उन्होंने 3 बातें की। एक तो पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ की बात की, दूसरा सीसीडी को बड़ा पसंद करते हैं, तो दूसरा अदालतों की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने खुद फैसला सुना दिया कि क्योंकि ये अपना जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है, सारी चीजें मौजूद हैं। फिर उन्होंने बाजवा साहब को बेल आउट किया, इधर इनका अपना एक है सिस्टम, जो भी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। जब तक अगर आपने अमन कायम करना है तो आपको इन चीजों को बज़ाहिर से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता अंडर द कारपेट आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो और आप ताकत में वही इंप्लीमेंट हो, वो लोग मान लें, दोस्त फैसले ही दे पाओ। बाकी चीजें हमें बहुत ज्यादा पता है, काश हम बात कर सकते। ठीक हो गया, आगे करते हैं। उन्होंने कहा तजारत के लिए बड़ा जी हुकूमत को चाहिए, तो फिर अफगानिस्तान जो है वहां तो हमारे इस वक्त प्याज आलू इस वक्त 5 रुपए किलो लोगों ने खेतों पर उड़ाए और आपने अगर चीनी भी नहीं जा सकी। पाकिस्तान में 31 लाख काश्तकारों ने काश्तकारी छोड़ दी, ये रिपोर्ट है, और 25 लाख तो आसन इकबाल मान रहा है। 40% जो कमर्शियल एक्टिविटीज बेरोजगारी है, दिहाड़ी का 70% फारग है। बबल इकानमी के तौर पर आपका रियल स्टेट बैठा हुआ, वो कहते हैं जी प्लाट है, लेकिन है तो नहीं, बिक तो नहीं रहे। 1,47,00,000 का प्लाट 24 लाख का कोयटा डीएचए का बिक रहा है। वजह यह है कि ये नुकसान के कहाँ जा रहा है, हम मानने को तैयार नहीं। बाकी बात यह है कि भाई साहब बैठे हुए हमारे रामे साहब ये बात करें ना करें, बात यह है कि वो जी आप कह रहे हैं कि इंसान की कैपेसिटी होती है, किसी ठेका लिया हुआ, क्या ये मसला आपका नहीं है, आप सौदा नहीं खरीदते, किसी मखसूस जमात की जिम्मेदारी है कि मैं नहीं खरीदता, मैं विक्टिम नहीं हूँ, कि मुझे पुलिस का डर नहीं है, मेरी गाड़ी डकैती है तो मुझे मिल जाएगी, मुझे रास्ते में रोक रहे, मुझे इंसाफ देने वाला है, तो यार विक्टिम है। वजह इस पर हम बात क्यों नहीं करते, हम पार्टी को छोड़ दे, कोई पार्टी नहीं, पार्टी है कि क्या हम विक्टिम नहीं है, क्या हम मुतासिर नहीं है, तो हमें कुछ जिम्मेदारी, हम क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी। ठीक हो गया, पीटीआई वालों से भी मेरा बात कर लेते हैं। रामे साहब क्या हल है, क्या वे आउट है आपकी नजर में? जी, एक तो मैं इकबाल शाह साहब ने बड़ी नफीस गुफ्तगू की, इनकी मैं सारी बात से एग्री करता हूँ। इस वक्त इस मुल्क का हर बंदा जो है वो विक्टिम है इस सारे सिस्टम का। सामू इसका हल इस सिस्टम का की तब्दीली ही है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी बालादस्ती है, और इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ों के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और रिफॉर्म्स जो हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक होने चाहिए, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल और या किसी अदारे के इंटरेस्ट या तबका कोई है, या तबके में। जो मुल्क के अवाम के इंटरेस्ट में जो रिफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए। और ये जितना भी जो मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय है कि जितने भी मसाइल ख़राब होते हैं तो उधर भी एक अच्छे रिफॉर्म की ज़रूरत है। द मोस्ट सीनियर शुड लीड, तो ये सारे मसले खत्म हो जाएं, सारी जंग ही खत्म हो जाएं, ऐसे रिफॉर्म्स हो जाएं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी तो पहले रिफॉर्म थे कि वो सीनियर शुड बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे ही ऑब्वियसली जिसकी सीनियरिटी है उसको वो राइट दे दिया जाए, तो ये 5 लोगों में से वजीर आजम चुनेंगे, फिर सियासी दाखिला दिए वो,
तो एक इतना बावकार अदारा है उसको मतलब कि अच्छा, अगर 9 मई के वाकयात या और वाकयात में इमरान खान साहब को सजा दे देती है कोर्ट, तो पीटीआई क्या उसको तस्लीम करते हुए मुल्क का जो सियासी निजाम चलने देगी, यानी जो भी फिर इस वक्त इक़्तिदार में, जैसे आपने कहा, वो फिर साथ देंगे? मेरे ख्याल में मैं जो खान साहब की स्टेटमेंट है कि इस सारे वाकये की जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक सच सामने नहीं आता, अभी किसने बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता है, डिबेट नहीं हो सकती, किसने क्या किया है, क्या किरदार अदा किया है, क्यों किया है, ये सारे सवालात ठीक हो गया। राइट, टाइम चूंकि खत्म हो गया। इकबाल शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, नवीद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और रामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मान एहसन ज़िया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।